सीएनबीसी आवाज मोतीलाल ओसवाल स्टूडियोज में आपका स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आशीष चतुर्वेदी और आप देख रहे हैं खिलाड़ी नंबर 1। हफ्ते की शुरुआत हुई है और अच्छे नोट के साथ, जहां पर आप देखें तो ग्लोबल संकेत भी बढ़िया थे। निफ्टी की भी शुरुआत बहुत बढ़िया देखने को मिली। आइए पूरे मार्केट के एक्शन को विस्तार से समझते हैं। निफ्टी को फिलहाल आप देखें तो 180 अंक, यानी आप ये समझ लीजिए कि ऑलमोस्ट 1% की बढ़त के साथ निफ्टी कामकाज कर रहा है। लेकिन बैंक निफ्टी में खास एक्शन है। कारण क्या है कि बहुत सारे बैंकों के नतीजों का असर देखने को मिल रहा है। शुरुआत अच्छी हुई थी, फिर उसके बाद एक डिप आई, डिप के बाद फिर से रिकवरी का प्रयास है, लेकिन बिल्कुल फ्लैट है। 75 अंक निफ्टी बैंक के लिए कोई मायने नहीं रखता। बढ़िया बात क्या नजर आ रही है कि मिड कैप और स्मॉल कैप में रेजिलियंस है, कंपेरेटिव स्ट्रेंथ बेहतर है। निफ्टी के मुकाबले स्मॉल कैप और मिड कैप बढ़िया बढ़ रहे हैं। 2% के आसपास के राउंड फिगर गेन्स आपको तकरीबन 300 अंकों की बढ़त स्मॉल कैप्स में नजर आएगी। पूरे मार्केट का हाल समझना है ना, तो देखिएगा आप एडवांस और डिक्लाइन। अब इससे आपको समझ में आएगा कि मार्केट में स्ट्रेंथ किस प्रकार की है। बुल्स पूरी तरीके से चार्ज्ड अप नजर आ रहे हैं। पूरे बाजार में, पूरे एनएसई में केवल 515 शेयर ऐसे हैं जहां पर गिरावट है। बढ़त आपको देखने को मिलेगी 2492 शेयरों में। अच्छा खासा एडवांस डिक्लाइन का रेशियो बना हुआ है। अब समझते हैं कि सेक्टर स्पेसिफिक एक्शन क्या देखने को मिल रहा है। तो इंडिया विक्स, क्योंकि अनसर्टेनिटी काफी हद तक कम हुई है, इसी के चलते अभी 19 के नीचे 6% की गिरावट है। बाकी तो चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ हरियाली है। कैपिटल मार्केट इंडेक्स 1% ऊपर, डिफेंस में आधे प्रतिशत की तेजी, पीएसयू बैंक ऊपर है, फाइनेंशियल्स फ्लैट है लेकिन हरे निशान में है। निफ्टी बैंक का चेक हमने ले लिया। मेटल्स में आज कंपैरेटिवली बहुत जबरदस्त तेजी है, तकरीबन 2% की, और फ्राइडे की भयानक गिरावट के बाद आईटी संभल रहा है, अब 2% ऊपर है। ऑयल एंड गैस में खरीदारी है, कैपिटल गुड्स की बास्केट ऊपर है, एनर्जी में 1.5% के मूव से, रियल्टी इंडेक्स चल रहा है, और फार्मा, क्योंकि सन फार्मा में बड़ी खबर का असर है, तो 2.5% ऊपर आपको निफ्टी फार्मा नजर आएगा। अब इससे आपको निफ्टी का हाल थोड़ा बहुत तो पता चल ही गया होगा, लेकिन एक बार मैं बता देता हूं कि कंपोनेंट्स क्या क्या कह रहे हैं। तो एक्सिस बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, श्रीराम फाइनेंस और कोल इंडिया नतीजों से पहले ये थोड़ा सा नर्वस हो रहा है। बाकी के बैंक्स और फाइनेंशियल थोड़े से कमजोर। सन फार्मा ये बड़ी दिनों के बाद इतने बड़े मूव्स के साथ कारोबार कर रहा है खबरों के बाद। एलएनटी में खरीदारी है, रिलायंस में ऑफलोज की रिकवरी, और इन्फोसिस ये भी फ्राइडे की गिरावट के बाद रिकवरी का प्रयास कर रहा है। निफ्टी बैंक का हाल तो आप समझ ही गए होंगे, लेकिन एक बार के लिए आपको दिखाई देता हूं। निफ्टी बैंक में अब आप एक्सिस बैंक है, आईसीआईसीआई, यू स्मॉल फाइनेंस बैंक और यूनियन बैंक के दबाव बना रहे हैं। वहीं एचडीएफसी, इंडसइंड, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और कोटक महिंद्रा बैंक, यहां पर आपको देखने को मिल रही है खरीदारी। यानी ओवरऑल आप देखें तो मार्केट का सेटअप ठीक ठाक है, जहां पर इंडिया विक्स में 6% की गिरावट और ज्यादातर स्पेसेस सेक्टर स्टॉक्स में खरीदारी ही आपको नजर आएगी। तो चलिए इसी नोट पर हफ्ते की शुरुआत करते हैं, और हमारे साथ जुड़ रहे हैं इस हफ्ते प्रूडेंट कॉर्पोरेट के प्रदीप होचंदानी, एलकेपी सिक्योरिटीज के रूपक डे और आईडीबीआई कैपिटल के सचिन सरवड़े हमारे साथ हैं। और सचिन जी, सबसे पहले आपका शो में स्वागत है। आज आप खिलाड़ी नंबर 1 में पहली बार हमारे साथ जुड़े हैं, तो आपको बहुत सारी शुभकामनाएं और धन्यवाद भी हमारे साथ जुड़ने के लिए। सबसे पहले बिल्कुल एक काम करते हैं, अब क्योंकि हफ्ते की शुरुआत हो रही है, पोर्टफोलियो को कंस्ट्रक्ट करना है। हमारे जो 3 खिलाड़ी हैं, ये हफ्ते के पहले कारोबारी दिन आपको 3 आइडियाज बताते हैं, अपने पोर्टफोलियो में भी शामिल करते हैं, और दिन के दौरान और रोज लगातार पूरी अकाउंटेबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी के साथ हम इसकी परफॉर्मेंस भी आपके साथ शेयर करते हैं। प्रदीप जी, सबसे पहले मार्केट का सेटअप कैसा लग रहा है, और क्या इस हफ्ते खरीदारी वाले स्टॉक के साथ जाएंगे, और अगर ऐसा है तो कौन सा स्टॉक होगा पहले? तो मार्केट का सेटअप ओवरऑल देखिए तो पॉजिटिव है। ब्रीफ करेक्शन हमने जरूर से देखा पिछले सेशंस में, पर उसको इस पर्सपेक्टिव में देखना चाहिए कि उससे पहले वाले कुछ सेशन में हमने अप्रैल के बॉटम से निफ्टी में 11% और निफ्टी बैंक में करीबन 15% की अपमूव देखी थी। तो उस हिसाब से जो 3 दिन का करेक्शन था, वो हर एक बड़ी अपमूव के बाद जो मूविंग एवरेज के साथ कैचअप होता है, वो पेस में देखा जाना चाहिए। निफ्टी में हमारा हिसाब से 34 डीएमए और 20 डीएमए के अच्छे सपोर्ट हैं, करीबन 23,650 23,700 के आसपास, तो एक बड़ा सपोर्ट बना हुआ है। ऑन द हायर साइड जो इमीडिएट रेजिस्टेंस हम देख रहे हैं निफ्टी के अर्ली चार्ट पे, वो करीबन 24,350 के आसपास है। हालांकि ये दोनों इंडाइसेस, मेन इंडाइसेस, थोड़े से करेक्शन के बाद रिकवर हो रहा है। निफ्टी के मिड कैप और स्मॉल कैप इंडाइसेस में अगर आप देखें तो लास्ट वीक के जो टॉप के लेवल है वो टेस्ट हो रहे हैं। काफी सारे सेक्टरल इंडाइसेस भी आउट परफॉर्म कर रहे हैं, जिसमें पावर, एनर्जी है, सीपीएससी है, मेटल है, डिफेंस है।
तो काफी सारे बाइंग साइड के आइडियाज सेक्टर और स्टॉक स्पेसिफिक हैं, तो गेम शो में बाइंग के कॉल्स पे ही कंसंट्रेट करेंगे। कौन सा स्टॉक होगा सर सबसे पहले? जी, मैंने सही सुना तो आप स्टॉक पिक मांग रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल। हाँ जी। तो जैसे कि मैंने बताया, पावर स्पेस एक हमारा पसंदीदा स्पेस है, तो उसमें से ही पहला स्टॉक चुनेंगे एनएलसी इंडिया लिमिटेड, जो कि गवर्नमेंट पीएसयू कंपनी है, माइनिंग और पावर से रिलेटेड। वो पहली पिक रहेगी। 316 के आसपास एनएलसी इंडिया ट्रेड कर रहा है। 3-4 दिन का एक ब्रीफ करेक्शन कंसोलिडेशन देखा गया, और आज के सेशन में एक बहुत अच्छे वॉल्यूम के साथ ये अपने आर्ली चार्ट पे फ्रेश ब्रेकआउट कंफर्म कर रहा है। 301 301 के स्टॉप लॉस से बाय करेंगे। 350 350 के टारगेट के लिए। 350 तक के टारगेट्स यहाँ पर आपको देखने को मिल सकते हैं। एनएलसी इंडिया यहाँ पर खबरों के चलते भी ये स्टॉक खास एक्शन में है। सुबह 7:30 बजे भी हमने आपके साथ खबर डिस्कस की थी। 350 का टारगेट, 301 का स्टॉप लॉस, ये पहला स्टॉक। अब रूपक जी के पास चलते हैं। रूपक जी नमस्कार, बताइए क्या करना चाहिए इस हफ्ते, सेटअप क्या कह रहा है, और स्टॉक कौन सा होगा पहले? नमस्ते आशीष जी, सबको नमस्ते। तो देखिए, मार्केट मुझे इस हफ्ता पॉजिटिव लग रहा है। प्रीवियस वीक थोड़ा बहुत सेलिंग प्रेशर था टुवर्ड्स द एंड, टुवर्ड्स द सेकंड हाफ ऑफ द प्रीवियस वीक। तो इस वीक मुझे लगता है सिग्निफिकेंट रिकवरी आ सकता है। 20 डेज मूविंग एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज पे निफ्टी को सपोर्ट मिला था, तो बाई साइड में रहेंगे और मोर और लेस बाइंग स्टॉक्स ही ज्यादा आउट परफॉर्म करेंगे। तो मेरा पहला स्टॉक रहेगा सुजलॉन एनर्जी में। स्टॉक ने कंसोलिडेशन ब्रेकआउट दिया है, इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेज 200 डे में को रिक्लेम किया है, उसके ऊपर सस्टेन करते हुए दिखाई दे रहा है पिछले 2-3 दिनों से। वॉल्यूम भी पिकअप कर रहा है, तो मुझे लगता है यहाँ से बाई करके चलना चाहिए। 56.20 चल रहा है। हायर एंड पे टारगेट मेरा रहेगा 62 का, और नीचे स्टॉप लॉस रहेगा 54 का। 54 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ सुजलॉन एनर्जी और पावर स्पेस के सभी स्टॉक्स में ज़बरदस्त एक्शन देखने को मिल रहा है। चाहे पावर जनरेशन हो, पावर इक्विपमेंट्स हो, या फिर डिस्कॉम्स हो, सब में बड़े मूव देखने को मिल रहे हैं। 62 रुपए के करीब का टारगेट, 54 रुपए का स्टॉप लॉस सुजलॉन पर रखेगा आप खास नजर। अब चलते हैं सचिन जी के पास। सचिन जी नमस्कार। पहले तो बताइए कि इस हफ्ते कहाँ नजर है आपकी, कौन से स्टॉक चुनेंगे आप? स्टॉक वाइज देखेंगे तो अदानी पावर मुझे काफी अच्छा लग रहा है। ओवरऑल देखेंगे इसका ट्रेंड जो है डेली, वीकली, मंथली में भी अप है। स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड में स्टॉक है, 52 वीक हाई के आसपास में है। अभी जो कामकाज कर रहा है वो सीएफपी का 220 पे चल रहा है। 214 की स्टॉप लॉस से 240 का टारगेट देना चाहेंगे। 220-21 रुपए के करीब का भाव है। 214 रुपए के करीब का स्टॉप लॉस लगा लीजिए, और फिर आपको 240 रुपए तक के टारगेट्स यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। अब क्योंकि खेल के नियम हमें बता रहे हैं कि हफ्ते के पहले दिन तो हम 3-3 आइडिया शामिल करते हैं, तो दूसरा आइडिया सचिन जी आपको पहले बताने का मौका मिलेगा, बताइए। दूसरा आइडिया अगर मैं देखूं तो मेटल सेगमेंट में मुझे हिंद जिंक अच्छा लग रहा है, तो हिंदुस्तान जिंक मैं प्रिफर करूंगा। इसमें जो स्टॉप लॉस रहेगा मेरा 594 का मैं स्टॉप लॉस रखना चाहूंगा। 618 पे भी काम कर रहा है, और जो टारगेट रखना चाहूंगा मैं 535 का टारगेट रखना चाहूंगा। हिंदुस्तान सॉरी, जिंक सर, 675 का टारगेट रखना चाहूंगा। नहीं, मैं फिर से एक बार समझ लेता हूँ। 618 रुपए के करीब का भाव चल रहा 618 पे चल रहा है, 594 का स्टॉप लॉस, 675 का टारगेट। 675 का टारगेट यहाँ पर आप रखेगा। हिंदुस्तान जिंक पर फोकस। शुक्रवार को मार्केट के दौरान इसके नतीजे आए थे, मार्केट को पसंद आए हैं, बढ़िया तेजी यहाँ पर देखने को मिली। रूपक जी आपकी तरफ से दूसरा आइडिया? दूसरा आइडिया रहेगा एस्टर डीएम फार्मास्यूटिकल्स हेल्थ केयर स्टॉक्स में अच्छी खासी बाइंग दिख रहे हैं आज का दिन, और शॉर्ट टर्म में भी पॉजिटिव रहना चाहिए ये स्पेस। तो एस्टर डीएम में कंसोलिडेशन ब्रेकआउट है, लगातार 2 दिन से सिग्निफिकेंट अपमूव दिखा रहा है विद राइजिंग वॉल्यूम। तो मुझे लगता है बाइक करके चलना चाहिए। 716 के आसपास चल रहा है, टारगेट रहेगा 770, और नीचे स्टॉप लॉस रहेगा 698। 698 के स्टॉप लॉस के साथ आप 770 तक के टारगेट्स एस्टर डीएम में देखने को मिल सकते हैं। और हमारे विचार मिलते हैं रूपक जी, क्योंकि 7:30 बजे ये स्टॉक मैंने भी डिस्कस किया था, तो रडार पर जरूर रखेंगे स्टॉक को। प्रदीप जी आपकी तरफ से दूसरा आइडिया? मेटल माइनिंग स्पेस में से एनएमडीसी रहेगा दूसरा पिक। स्टॉक एक स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड में है, और ब्रीफ 3-4 दिन के कंसोलिडेशन के बाद ये वापस से ब्रेकआउट कंफर्म कर रहा है अपने आर्ली चार्ट्स पे। 90.70 के करंट रेट पे एनएमडीसी को जोड़ेंगे। 88.40 का एसएल रहेगा, 88 रुपए 40 पैसे का, और 98 रुपए यानी कि 98 रुपीज के इसमें टारगेट रहेगा। आज गोल्डमैन सैक्स की तरफ से एक रिपोर्ट भी आई है। हालांकि इस स्टॉक के ऊपर न्यूट्रल की कवरेज है, टारगेट भी खास नहीं है, लेकिन
पूरा पैक आज फोकस में जो फेरस स्पेस है यानी स्टील और स्टील से जुड़ी हुई जितनी भी कंपनीज हैं 98 का टारगेट 88 रुपये 40 पैसे का स्टॉप लॉस दो आइडिया शामिल कर लिए गए। रूपक जी तीसरा आइडिया आप पहले बताइए। तीसरा आइडिया रहेगा न्यूजन सॉफ्टवेयर में। ये स्टॉक कंसोलिडेशन दिखाया था कुछ दिन पहले से और आज कंसोलिडेशन ब्रेकआउट है, वॉल्यूम पिकअप कर रहे हैं, आरएसआई मोमेंटम इंडिकेटर आरएसआई पॉजिटिव क्रॉसओवर में है, तो मुझे लगता है यहाँ से सिग्निफिकेंट अपमूव टुवर्ड्स 560 दिखा सकता है शॉर्ट टर्म में। और स्टॉक में बाई की सलाह रहेगी अराउंड 488 और नीचे एक स्टॉप लॉस मेंटेन करके चलना होगा 470 पे। छोटा स्टॉप लॉस लेकिन बड़ा टारगेट 470 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ न्यूजन सॉफ्टवेयर यहां पर रखेगा नजर और फिर 560 रुपए तक की अपसाइड देखने को मिल सकती है। प्रदीप जी तीसरा आइडिया। पावर स्पेस में से पीएफसी पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन देना चाहेंगे तीसरे पिक के तौर पे। ये भी एक स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड में है, 3-4 दिन के ब्रीफ नैरो रेंज में कंसोलिडेशन के बाद आज फिर से ये अप ट्रेंड रिज्यूम कर रहा है। 477 का करंट रेट है, स्टॉप लॉस रखेंगे 467 का और टारगेट रहेगा इसमें 500 रुपए। 500 रुपए तक के टारगेट्स पीएफसी में देखने को मिल सकते हैं। चार्ट क्या कह रहा है, लगभग डे हाई के करीब ही आ गया है, 2% की तेजी देखने को मिल रही। 467 के स्टॉप लॉस के साथ पीएफसी को भी रडार पर रखेंगे। सचिन जी तीसरा आइडिया। मैं वोल्टास के साथ में जाना चाहूंगा। गर्मी का टाइम है, स्टॉक्स में मूवमेंट भी आ रहा है एंड अभी जो कामकाज कर रहा है वो 1521 के आसपास में कर रहा है। जो मेरा स्टॉप लॉस रहेगा वो रहेगा 1474 का और टारगेट रहेगा 1670 का। 1670 का टारगेट, 1521 का भाव और 1474 का स्टॉप लॉस। ये है आपके लिए वोल्टास। गर्मियों का स्टॉक है और आज आप देखें क्योंकि यहाँ पर ज़बरदस्त तेज़ी देखने को मिल रही है तो फोकस रहेगा। बिल्कुल, अब एक काम करते हैं। Kirti says we plan to use so that we can reignite the growth of the company. But what is more important for me is that it gives us a global presence. It gives us a ability to license products globally. Also launch many of the products that we already have in our pipeline in many geographies that we are not currently present in. And those are interesting geographies. However, I think some of the concerns that people have expressed to me are related to large size of debt that we might have to raise to pay for the company. We will be, of course, using our own cash, but we will also have to raise some significant debt. So I think I want to remain objective. This debt, even though large in terms of overall size, it's still going to be 2.3 times the combined company EBITDA. And we have a focused effort towards finding a way to minimize the debt by finding a way to repay the debt as early as possible. I mean, all of you who've been tracking the company for a long time, you know that we've been either a low debt or maybe a significant cash positive company for a long time. And even the debt that we got as a result of Ranbaxy acquisition, we found a way to repay it in the shortest possible time. So that would be our effort, that would be our focus. But we will still have ability to do business development deals, and we will focus on investing our investable surplus into products which are close to market and products in therapy areas of our interest. The other important issue is the ability to repay the debt. I think Kirti and Jayashri will share with you what you call combined company cash flows and what is it that we can theoretically achieve. Other important issue is the dividends that we pay. We know that for investors, especially who invest in emerging market, dividend is one of the attraction for them to invest. So whatever decision that we will take for
what to do with the future dividend policy. We will factor this preference and liking of our shareholders while we take a decision, and we will keep people informed. As on today, when we've done the cash flow calculations and our desire to repay the debt, I think we've kept a provision so that we will continue to have the dividend maintained. But I think greater clarity for all of you, and also subsequently questions from you, will help people understand the logic of the transaction, and also why we see ability to create significant value for Sun shareholders as the time passes. So thank you. Yeah. Good morning. And thank you for coming on such a short तो चलिए notice. ये सुनिए आपने दिलीप सांघवी जी की तरफ से इस बड़े एक्विजिशन पर क्या कंपनी के आउटलुक यहाँ पर निकल कर आ रहे हैं। काम करते एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं और ब्रेक के बाद L&T फाइनेंस के नतीजों पर खास बातचीत करेंगे। आप बने रहे हमारे साथ। चलिए ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और अब बात करते हैं क्वार्टर 4 नतीजों पर। बात करेंगे L&T फाइनेंस के मैनेजमेंट से। कंपनी की ब्याज से आय में 25% और मुनाफे में 27% की ग्रोथ रही है। नेट इंटरेस्ट मार्जिन भी हल्के बढ़े हैं। नतीजों पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं कंपनी के CFO सचिन जोशी। सर नमस्कार, शो में स्वागत है आपका। नतीजे में देख रहा हूँ ठीक है, मार्केट को भी नतीजे आपके पसंद आए, लेकिन सबसे पहले ये समझना चाहिए कि सेगमेंटल परफॉर्मेंस इस बार क्या रहा, कौन से सेगमेंट में कितना कॉन्ट्रीब्यूट किया इस बार? जी बिल्कुल, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। सबसे पहले हम बात करेंगे डिसबर्समेंट्स की। हमारे अगर डिसबर्समेंट्स फोर्थ क्वार्टर में देखेंगे, यूजुअली थर्ड क्वार्टर फेस्टिव पीरियड होता है तो फोर्थ क्वार्टर थोड़ा सा सबड्यूड होता है, लेकिन ये पहली बार हुआ है हमारे कंपनी में कि फोर्थ क्वार्टर थर्ड क्वार्टर से ज़्यादा अच्छा रहा है। और उसके कई कारण हैं। सबसे पहले तो हम माइक्रो फाइनेंस की क्राइसिस पार कर चुके हैं, और माइक्रो फाइनेंस क्राइसिस की वजह से पिछली साल अगर आप देखेंगे तो पूरे ही 4 क्वार्टर्स में हमारा एवरेज डिसबर्समेंट्स करीब 15,000 करोड़ पर क्वार्टर था। वो इस बार बढ़ के 24,000 करोड़ हो गया है। पिछले क्वार्टर में 22,700 करोड़ की डिसबर्समेंट्स हुई थी। अगर आप देखेंगे मुख्य कारण इसके ये हैं कि रूरल बिजनेस फाइनेंस जो है हमारा, वो काफी चल पड़ा है। अभी डिसबर्समेंट्स हमारे जो पिछले क्वार्टर में 2100 करोड़ पर मंथ रहा करता था, वो 2300 करोड़ पे आ गया है। पिछली साल इसी समय पे उसका करीब 1600 करोड़ पर मंथ का रन रेट था। तो रूरल बिजनेस फाइनेंस करीब 40% से ग्रो हुआ है। दूसरा जो मेन कारण है पर्सनल लोन्स करीब 100% से बढ़ा है हमारा। डिसबर्समेंट्स अगर आप देखेंगे तो करीब 3,700-3,800 करोड़ के करीब हुए हैं। और अगेन इसका जो मेन कारण है हमारे जो लार्ज पार्टनरशिप्स है जो कि है क्रेड, फोन पे, गूगल पे, अमेजॉन, ये सारे अब एक्सेलरेट होने लगे हैं। और साइक्लॉप्स के थ्रू जो हम लोग डिसबर्समेंट्स कर रहे हैं, उससे हमें काफी कंफर्ट मिल रहा है कि क्रेडिट कॉस्ट कंट्रोल में रखते हुए हम एक्सेलरेट कर सकेंगे डिसबर्समेंट्स। बिल्कुल, डिसबर्समेंट यहाँ से बढ़ते हुए नजर आएंगे, लेकिन सर इस क्वार्टर में एक और चीज खास पकड़ में आई है कि आपका फोकस अब रिटेल बुक पर ज्यादा है। तो ये कंपोनेंट कैसा है, होलसेल वर्सेस रिटेल, इसको थोड़ा सा समझाएं। एक्चुअली अभी होलसेल बुक अगर देखेंगे तो बचाई करीब 2,000 करोड़ के। तो एक जमाने में वो 40,000 करोड़ होता था, तो अब तो जस्ट 2% की एसेट्स रहे हैं। अब हम जल्दबाजी नहीं करेंगे उन्हें बेचने की, क्योंकि अगर ज्यादा हमने एक्सेलरेट करने की कोशिश की तो लोगों का डिस्काउंट मांगने की आदत नहीं जाती है। तो अच्छे एसेट्स के लिए डिस्काउंट क्यों देना है हमें। तो धीरे धीरे रेजोल्यूशंस होते रहेंगे। कुछ जो इनका नॉर्मल रिपेमेंट है ये 2,200 करोड़ का, ये भी हो जाएगा। हमारा की फोकस अभी है जो ARC की बुक है उस पर है। जो ARC बुक की रेजोल्यूशंस का जो अलग अलग एसेट्स NCLT में है, वो वेरियस स्टेजेस ऑफ रेजोल्यूशन में है। तो हमारी फोकस होलसेल साइड में सिर्फ यही है कि किस तरह से रिजॉल्व किया जाए जो ARC की बुक है वो। और ये 2,200 करोड़ तो अगर कोई खरीदने वाला होगा, अगर स्टैंडर्ड एसेट्स हैं,
कोई अच्छे दाम में खरीदने वाला होगा तो जरूर हम सेल डाउन कर देंगे, अदरवाइज ये रन डाउन हो जाएगी कुछ ही सालों में। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, नतीजे और ग्रोथ आउटलुक पर विस्तार से हमारे साथ चर्चा करने के लिए धन्यवाद सर। चलिए इसी के साथ रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के बाद देखेंगे तीनों खिलाड़ियों का रिपोर्ट कार्ड। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। चलिए अब देखते हैं रिपोर्ट कार्ड और सबसे पहले देखते हैं खिलाड़ियों का क्या क्या परफॉर्मेंस है। अब प्रदीप जी के पोर्टफोलियो में 3 आइडियाज हैं, उनमें से 2 बेहतर कर रहे हैं। वहीं बात करते हैं हम पोर्टफोलियो की, तो रूपक जी के पोर्टफोलियो में 3 आइडियाज, तीनों हरे निशान में, बहुत बढ़िया, शानदार। वहीं डेब्यूटेंट जो है हमारे साथ सचिन जी, इनमें अदानी पावर है, हिंदुस्तान जिंक है, वोल्टास, वाह, तीनों के तीनों हरे निशान में ये कारोबार करते हुए नजर आएंगे। फाइनल परफॉर्मेंस क्या कहती है, तो प्रदीप जी के पोर्टफोलियो में 0.4, रूपक जी के में 0.9 और सचिन जी पहले ही दिन मार रहे हैं बाजी 1.4% के गेंस के साथ। आप तीनों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये आइडियाज़ हमारे साथ शेयर करने के लिए। इसी के साथ इस शो में इतना ही, लेकिन आप बने रहेंगे CNBC आवाज़ के साथ। नमस्कार।